कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ पल ही पूरी दुनिया बन जाते हैं। जैसे किसी अपने के साथ सुबह आंख खुलना और महसूस होना कि बस यही सब कुछ है। जॉन डन की ये कविता ठीक इसी एहसास के बारे में है। एक ऐसे प्यार के बारे में जो हमारी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख देता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की असली जिंदगी प्यार में पड़ने से पहले शुरू ही ना हुई हो। 17वीं सदी के महान कवि जॉन डन अपनी कविता द गुड मॉरो में यही चौंकाने वाला सवाल उठाते हैं। चलिए इस ख्याल की गहराइयों में चलते हैं। डन यहां जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करते। वो कविता की शुरुआत ही सीधे अपने साथी से ये सवाल पूछकर करते हैं और इसी एक सवाल से वो एक ऐसी यात्रा की नींव रखते हैं जो उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य सबको देखने का नजरिया बदल देगी। तो इस नए प्यार की असली ताकत को महसूस करने के लिए डन सबसे पहले एक बहुत ही मजबूत कदम उठाते हैं। वो अपने अतीत को, यानी प्यार से पहले की हर चीज को एक तरह से नकार देते हैं, उसे लगभग बेमानी बना देते हैं। उनकी पहली तुलना तो कमाल की है। वो कहते हैं कि पहले के जो भी रिश्ते थे वो तो बस बचपन जैसे थे। जैसे कोई बच्चा दूध पर पलता है, वैसे ही वो ग्रामीण सुखों में जी रहे थे। यानी बहुत ही कच्चे, बचकाने, सिर्फ जिस्मानी तजुर्बों में उलझे हुए थे। फिर डन एक और जबरदस्त मिसाल देते हैं, एक पुरानी कहानी से, 7 सोने वालों की कहानी। ये वो लोग थे जो एक गुफा में जाकर सो गए और करीब 200 साल बाद जागे। तो डन कहते हैं, शायद प्यार से पहले हम दोनों भी बस इसी तरह सो रहे थे, असली दुनिया से, असली जिंदगी से पूरी तरह बेखबर। तो कुल मिला के देखें तो डन अपने अतीत को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्यार से पहले जो कुछ भी अच्छा लगा, जो भी चाहा, वो इस सच्चे प्यार के आगे महज एक सपना था, एक धुंधली सी परछाई। तो यहां से कविता एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। वो सपनों वाली दुनिया पीछे छूट जाती है और एक नई, जिंदा हकीकत सामने आती है। ये लाइन सही मायनों में इस कविता का दिल है। ये सिर्फ एक जिस्मानी सुबह नहीं है, ये आत्मा का जागरण है। ऐसा लगता है जैसे उनकी असली जिंदगी बस अभी इसी पल शुरू हुई है और वो पहली बार एक दूसरे को सही मायनों में गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। दरअसल डन यहाँ एक पुरानी काव्य परंपरा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे ओबेड कहते हैं। ये वो कविताएं होती थीं जो प्रेमी एक साथ रात गुजारने के बाद सुबह के वक्त गाते थे। लेकिन देखिए डन ने क्या कमाल किया। उन्होंने इसे सिर्फ एक रात के जश्न से उठाकर एक रूहानी पुनर्जन्म का प्रतीक बना दिया। तो इस रूहानी जागरण का नतीजा क्या होता है? नतीजा सच में रेवोल्यूशनरी है। उनकी दुनिया की परिभाषा ही बदल जाती है। इसे ठीक से समझने के लिए चलिए उस दौर में चलते हैं। ये वो जमाना था, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, खोज का युग। हर कोई नई दुनिया ढूंढ रहा था, समुंदर पार कर रहा था, नए नए नक्शे बना रहा था। दुनिया में जैसे एक जुनून था, विस्तार का, फैलने का। और इस जुनून के बीच डन का जवाब देखिए। वो कहते हैं, छोड़ो, दुनिया खोजने वालों को नई दुनिया खोजने दो, नक्शे बनाने वालों को नक्शे बनाने दो, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उनके प्यार ने उनके एक छोटे से कमरे को ही पूरी कायनात बना दिया है। इसी को माइक्रोकॉस्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी एक छोटा सा ब्रह्मांड। इन दोनों प्रेमियों के लिए उनका कमरा ही सब कुछ है। उन्हें बाहर की दुनिया की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी दुनिया एकदम मुकम्मल है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना मजबूत प्यार काम कैसे करता है, इसकी बनावट क्या है? और यहां डन हमें समझाने के लिए विज्ञान और भूगोल की दुनिया में ले जाते हैं। और इसे समझने के लिए हमें डन की एक खासियत को समझना होगा, जिसे मेटाफिजिकल कंसीट कहते हैं। अब ये सुनने में बड़ा मुश्किल सा लगता है, पर इसका मतलब है एक ऐसी गहरी इंटेलेक्चुअल तुलना जो दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों को जोड़ दे। जैसे प्यार को नक्शा बनाने की कला से जोड़ना। अजीब है ना? पर देखिए कितना असरदार है। डन अपने प्यार की दुनिया का नक्शा खींचते हैं और उसकी तुलना दुनिया के असली नक्शे से करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के नक्शे में तो खामियां हैं। एक तीखा उत्तर है जहां ठंड है, एक ढलता पश्चिम है जहां चीजें खत्म होती हैं, मौत है। लेकिन उनके प्यार के नक्शे में न कोई ढंढक है, न कोई अंत, वो एकदम परफेक्ट है। वो एक दूसरे को दो बेहतर गोलार्ध कहते हैं। जैसे धरती के दो हिस्से मिलकर एक गोल दुनिया बनाते हैं, वैसे ही ये दो प्रेमी मिलकर एक मुकम्मल, एक परफेक्ट दुनिया बनाते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई कमी नहीं। और फिर वो कीमिया, यानी उस दौर की केमिस्ट्री से एक तर्क उठाते हैं। देखिए उनका लॉजिक कितना सीधा है। पहला,
जो चीज़ें बराबर नहीं मिलाई जाती वो टूट जाती हैं। दूसरा, हम दोनों का प्यार एक है और एकदम बराबर मिला हुआ है, परफेक्ट बैलेंस में। तो नतीजा क्या हुआ? तीसरा, इसलिए हमारा प्यार कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकता, कभी मर नहीं सकता। और बस यहीं हम इस कविता के सबसे हैरान कर देने वाले नतीजे पर पहुंचते हैं। एक ऐसा क्रांतिकारी ख्याल कि सच्चा और बराबर का प्यार अमर हो सकता है। और फिर डन वो लाइन कहते हैं जो सब कुछ बदल देती है। यदि हमारे दो प्यार एक हैं तो कोई नहीं मर सकता। ये एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही साहसिक दावा है। वो कह रहे हैं कि अगर दो प्यार सच में एक हो जाएं तो वो मौत को भी हरा सकते हैं। ये समझने के लिए कि ये बात उस जमाने में कितनी बड़ी थी, इसकी तुलना उस दौर के दरबारी प्यार से करनी होगी। वो प्यार ऊंच नीच वाला था, जिसमें एक मर्द किसी ऐसी औरत की पूजा करता था जिसे वो पा नहीं सकता था। लेकिन डन इस पूरे आइडिया को पलट देते हैं। वो बराबरी की, एक साझेदारी की बात करते हैं। सोचिए, 17वीं सदी में एक रिश्ते में बराबरी का ऐसा आइडिया, ये कितना मॉडर्न, कितना रेवोल्यूशनरी रहा होगा। यहां कोई मालिक नहीं, कोई गुलाम नहीं, यहां दो बराबर के साथी हैं जो मिलकर कुछ अमर बना रहे हैं। ये कविता लिखी गई थी करीब करीब 1633 में। आज 400 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन इसकी बातें, इसका एहसास आज भी उतना ही ताज़ा, उतना ही जरूरी लगता है। तो आखिर में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। डन ने एक ऐसे प्यार की तस्वीर बनाई जो इतना बराबर था कि अमर हो गया। आज की दुनिया में एक ऐसी मुकम्मल साझेदारी का ये ख्याल हमारे लिए क्या मायने रखता है?